हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। नाउ वी विल डू सम इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरियस मटेरियल्स which are obtained from nature are called natural resources. Which of the following is not a natural resource? इनमें से हमने चुनना है कि कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। फर्स्ट है मिनरल्स, वाटर, सॉइल एंड प्लास्टिक। So far as minerals, water and soil are concerned, these are natural resources and are available to us free of cost by the nature. Only the plastic is the material which is man-made. So our answer is plastic. Minerals, water and soil are natural resources, but plastic is a man-made material, so plastic is not a natural resource. Second question है, air is a natural resource and cannot be exhausted by human activities. It is known as inexhaustible natural resource. Which of the following is another inexhaustible natural resource? अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि जो हवा है, एयर है, ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं ह्यूमन या अदरवाइज, तो ये ऐसा रिसोर्स है जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमें ऐसा ही कोई दूसरा इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स फाइंड आउट करना है। इनमें से कौन सा है? कोल है, पेट्रोलियम है, सनलाइट है या मिनरल है? So far as coal, petroleum and minerals are concerned, these are available below the surface of the earth and these have been made only because of the vegetation or the animal material which remain buried under the earth for millions of years. These are exhaustible natural resources. Coal, petrol और minerals जो हैं, ये exhaustible natural resource है। अगर हम कोल, पेट्रोलियम और मिनरल्स को लगातार जुडिशियसली यूज नहीं करेंगे तो वन डे विल कम दैट ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स विल कम टू एन एंड. सो आवर आंसर इज सनलाइट. Sunlight, air and water are inexhaustible natural resources. That means which cannot be exhausted by human activities. Human activities जो मर्जी human activities करते रहें, पर सनलाइट, एयर एंड वाटर ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कभी भी खत्म होने वाले नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. कि फॉसिल फ्यूल्स हमें कहां से मिलते हैं? रिमेन्स ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल. नॉन लिविंग मटेरियल सपोज करो जैसे स्टोन्स हो गए, नॉन लिविंग मटेरियल. डेड रिमेन्स ऑफ बर्ड्स ओनली, डेड रिमेन्स ऑफ इंसेक्ट्स ओनली, या डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एज you all of us know कि fossil fuels have been obtained from the dead remains of the plants and animals which remained buried under the earth for millions of years. ठीक है, सो हमारा आंसर इज डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फॉसिल फ्यूल्स हमें इनसे प्राप्त होते हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर obtained from the remains of living organisms, plants and animals buried under the earth millions of years ago. Next question fourth है, which of the following is a pair of exhaustible natural resource? हमने ये देखना है कि कौन से पेयर ढूंढना है, मतलब कि जोड़ी ढूंढनी है नेचुरल रिसोर्सेज की जो कि एग्जॉस्टिबल हो, यानी कि खत्म होने वाली सिचुएशन तक पहुंच सके. कोल एंड सॉइल. फर्स्ट है कोल एंड सॉइल. कोल जो है ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, पर सॉइल जो है वो एग्जॉस्टिबल नहीं है. ये सॉइल जो है धरती में रहेगी रहेगी, हम रहे ना रहे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है एयर. एयर एंड सनलाइट, ये दोनों जो है ये इनएग्जॉस्टिबल है, ये खत्म होने वाले नहीं है. वाटर एंड पेट्रोलियम. वाटर जो है ये इनएग्जॉस्टिबल है और पेट्रोलियम जो है ये एग्जॉस्टिबल है, ये खत्म होने वाला है. वाटर जो है ये खत्म होने वाला नहीं है. विल्ड लाइफ एंड मिनरल्स.
विल्ड लाइफ क्या होती है, जैसे पशु पक्षी जो है ये विल्ड लाइफ हो गई। और मिनरल्स, जैसे हमें कोई भी मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ मिलते हैं उनको मिनरल्स कहते हैं, जैसे ये हो गया आयरन, जिंक, कुछ भी चीज, ठीक है। तो हमने क्या ढूंढना था, एग्जॉस्टिबल जो खत्म होने वाले हों। इनमें से यही आंसर बचता है हमारे पास कि दोनों पेयर जो हैं वो एग्जॉस्टिबल है, वो है फील्ड लाइफ एंड minerals. Wildlife and minerals are exhaustible natural resources because these resources are present in limited quantity in nature and can be exhausted by human activities. Wildlife और minerals जो हैं human activity से exhaust हो सकते हैं। Next question है 5. Which substance is formed by the carbonization of dead vegetation? कौन सा सब्सटेंस जो है वो डेड वेजिटेशन की कार्बोनाइजेशन से बनता है? कार्बोनाइजेशन क्या है? कार्बोनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ वुड इनटू कोल। तो हमारा आंसर है कोल। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, कोक, कोल गैस और कोल टार, दीज आर दी बाय प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड इंडस्ट्रियली। जब हम कोल को इंडस्ट्रियली प्रोसेस करते हैं तो ये हमें तीन प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, कोक, कोक गैस और कोल टार। तो हमारा जो आंसर है कार्बोनाइजेशन ऑफ डेड वेजिटेशन से जो मिलता है हमें, वो मिलता है कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। जैसे हमने पहले ही बताया है कि व्हेन वी process the coal, we obtain coke, coal tar and coal gas. We do not obtain CNG from processing of coal. Then so हमारा आंसर is CNG, compressed natural gas. इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए, नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड अंडर द अर्थ बाय द डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर लाइंग अंडर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ। कोल किसके रिमेन्स से बनता है? हमारा आंसर है वेजिटेशन ओनली। कोल इज फॉर्म्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बuried अंडर द अर्थ अबाउट 300 मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। कि जो बड़े बड़े प्लांट्स या ट्रीज धरती पर आज से 300 मिलियन ईयर्स एगो थे, उनके डीकंपोजिशन के कारण ही कोल आज हम प्राप्त कर पा रहे हैं। इसलिए कोल जो है ये वेजिटेशन से ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हमें कई वस्तुएं, प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, उनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पेट्रोलियम के हैं? पैराफिन, वैक्स है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, पेट्रोल है या कोक? इनमें से कौन सा नहीं है? जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कोक जो है ये हमें तब प्राप्त होता है व्हेन वी हीट द कोयल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। ये जो है बाकी के पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पेट्रोल, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। ये आपके सामने कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, फ्यूल ऑयल, पैराफिन, वैक्स। एंड ऑन राइट हैंड साइड these are the uses of various constituents of petroleum. Then we go to the next question, question number 9. Exhaustible natural resources are, वो exhaustible natural resources जो exhaustible हैं, इसका मतलब है exhaust होने वाले हैं, यानी कि they are available in limited quantity, ठीक है। And if we continuously go on using these products unjudiciously, they will exhaust very soon. तो हमारा आंसर है exhaustible natural resources are available in limited quantity. अगर यहां पर लिखा हो inexhaustible तो हमारा आंसर होगा unlimited in quantity. तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है। exhaustible natural resources are present in a limited quantity in nature and can be exhausted by human activities. अगर हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये सारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये बाय ह्यूमन एक्टिविटीज
वन डे और द अदर एग्जॉस्ट हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है? हमारा आंसर है वाटर। अगर हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल की गैस की बात करें, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ये रिन्यू नहीं हो सकते। अगर हम इसको एक बार यूज करते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। पेट्रोलियम हमें कहां से मिला है? It has been obtained from the organisms which were living in the sea about 300 million of years ago, which were living in the sea and they died there. Petroleum was formed by the decomposition of the remains of tiny plants and animals buried under the earth millions of years ago. छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स जो समुद्र में रहते थे और वहां पर ही दब गए, सी में ही, आज से करोड़ों साल पहले, तो उनसे ही हमें पेट्रोलियम आज प्राप्त हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? नॉन रिन्यूएबल का मतलब है जो रिन्यू नहीं होगा। सो फॉर एज वाटर, soil and sun are concerned, these are renewable source of energy. Coal is non renewable source of energy. ठीक है, one day this resource will come to an end so far as coal is concerned. Word coal is derived from the old English word. coal जो word है वो इंग्लिश के कौन से ओल्ड टर्म से हमें मिला है? उसका आंसर है COL, कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इज ए मैन मेड मटेरियल। ये एक नेचुरल मटेरियल नहीं है, ये एक मैन मेड मटेरियल है। ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया हुआ ही एक सबस्टांस है। क्वेश्चन 15th है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं? फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल भी फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम भी और नेचुरल गैस भी। ऑल दीज हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ living organisms which were present on in this universe about 300 million of years ago. ठीक है, सो हमारा आंसर है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऑल दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज, पेट्रोलियम को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? वो दूसरा नाम है ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड इसको क्यों कहा जाता है? पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। वर्ड ब्लैक, सबसे पहला वर्ड है ब्लैक, कि उसके ब्लैक क्या क्या है? इसका ब्लैक इसलिए पेट्रोलियम को कहा जाता है बिकॉज व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड इट इज ब्लैक इन कलर। जब इसको हम धरती से निकालते हैं पेट्रोलियम को तो इसका रंग काला होता है। और इसको गोल्ड क्यों कहा जाता है? इसको गोल्ड इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कमर्शियल वैल्यू, इसकी मार्केट में वैल्यू बहुत है। Petroleum is used to manufacture a number of products like petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, etc. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17th, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। ये आपके सामने एक पिक्चर है, ये याद रखने के लिए ये आसानी से याद हो जाती है पिक्चर्स, कि मीथेन जो है वो नेचुरल गैस का 70 to 90% है एंड अदर गैसेज आर ओनली स्मॉल परसेंटेज, इन स्मॉल परसेंटेज। सो हमारा आंसर जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन विच इज अबाउट 70 to 90% ऑफ द नेचुरल गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज प्रेजेंट इन कोल? कोल में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं? ये आपके सामने पिक्चर है कि कोल इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, एश, सल्फर एंड हाइड्रोजन, and the major portion of the coal is about 75%. These are only approximations. So हमारा आंसर है कि इसमें हाइड्रोजन भी है, ये देखें हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है और सल्फर भी लिखा हुआ है। ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर है, ऑल ऑफ दिस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड एश आर आल्सो प्रेजेंट इन कोल। 19th question, the process of conversion of wood into coal is called carbonization.
हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन बिटुमिनस ऑयल। कोल की कई टाइप्स होती हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिटुमिनस कोल जो होता है उसमें कितने परसेंट कार्बन होता है, तो हमारा आंसर है 65 टू 85%। वैसे एग्जैक्ट जो हम अगर करें बात तो कार्बन कॉन्टेक्ट बिटुमिनस कोल की है 45 टू 86%। यहाँ पर क्योंकि इस रेंज का नहीं लिखा हुआ तो हमने यहाँ से देखना कि अप्रोक्सीमेशन कौन सी है, और ये अप्रोक्सीमेशन ठीक बैठती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। हमें कोल को डिस्ट्रक्टिव, अगर हम कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे हमें कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं, हमें प्राप्त होता है कोल टार, कोक एंड कोल गैस। ये तीनों प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं when we heat the coal in the absence of the air, it is called destructive distillation of coal, and we obtained all these products, byproducts, coal tar, coke and coal gas. ब्राउन वैरायटी ऑफ कोल, कोल की कई वैरायटीज होती हैं, उनमें से अगर कोई ब्राउन वैरायटी है तो उसको कहते हैं लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इफ वी लिव इन ऑस्ट्रेलिया और यूएसए एंड दैट क्वेश्चन अराइव्स देयर, then we will say that the answer is 100% propane। कि एलपीजी का मेन क्या होगा, एलपीजी में क्या है 100% प्रोपेन। इफ वी टॉक अबाउट न्यूजीलैंड एंड बेल्जियम, वहां पर एलपीजी जो है दैट इज द मिक्सचर ऑफ 60 and 40% प्रोपेन एंड butane। but we are living in India, if we talk about India, Spain and Hungary, here LPG is in the percentage of having percentage of 35% propane and 65% butane। so in India LPG is having butane on as major constituent। ठीक है, तो हमारा आंसर एज वी आर लिविंग इन इंडिया, आवर आंसर विल बी butane as the main constituent of LPG। if we are living in Australia or USA, then our answer would have been propane। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में एलपीजी जो है इसमें दो गैसेस का मिक्सचर होता है, 35% प्रोपेन और 65% बुटेन होती है, तो हमारा आंसर जो है वो बुटेन ही होगा। अगर हम यूएसए या ऑस्ट्रेलिया में रहते होंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो प्रोपेन होगा। ठीक है, क्वेश्चन 24th, माइनिंग ऑफ ऑयल अंडर सी इज टर्म्ड एज। अगर हम सी में से, सी के तल में से वो माइनिंग करते हैं और वहां से ऑयल निकालते हैं तो इसको क्या कहते हैं? देन इट इज कॉल्ड शोर माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, द पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इज नॉट यूज एज फ्यूल। कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम फ्यूल के तौर पर यूज नहीं करते? वी यूज पेट्रोल फॉर रनिंग अवर बाइक्स, वी यूज केरोसिन टू रन स्टोव्स, और better quality of kerosene is also used for running jet airlines, aircrafts. Diesel is used to run heavy motor vehicles। Our answer is petroleum jelly। petroleum jelly is not used as fuel। अगर पेट्रोलियम जेली की बात करें तो वैसलीन ब्रांड जो है वो पेट्रोलियम जेली का बहुत ही नॉन ब्रांड है, और पेट्रोलियम जेली जो है वो स्किन लोशंस और कॉस्मेटिक्स में यूज की जाती है, ये फ्यूल के तौर पर यूज नहीं की जाती। नेक्स्ट हमारा 26 क्वेश्चन है, नेफ्थलीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार इज यूज्ड एज। वो कहां पर यूज होती है नेफ्थलीन? इट इज यूज्ड इन एज मोथ रेपेलेंट। नेफ्थलीन balls are used to repel moths and other insects in stored clothes। अगर हम कहीं क्लोथ्स को स्टोर करते हैं तो वहां पर हम नेफ्थलीन बाल्स को भी रख देते हैं ताकि जो मोथ्स और छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो हमारे क्लोथ्स को डिस्ट्रॉय ना करें।
हमारा क्वेश्चन है 27th, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड. इट इज ब्लैक इन कलर. द प्रोडक्ट विच इज यूज इन सरफेसिंग ऑफ रोड, एंड द आंसर इज बिटुमन. ठीक है, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ types. Peat, lignite and anthracite are the various types of coal. ठीक है, and this is the petroleum product bitumen which is used for surfacing of road. Petroleum is separated by using the differences in boiling points. पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको अलग करने के लिए जो डिफरेंट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस को ही यूज किया जाता है. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है. द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पेट्रोलियम के, जैसे डीजल, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, केरोसिन, इनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होता है. सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? इट इज ए मेथड ऑफ separating the liquid mixture of liquids into fractions on the basis of their different boiling points. कि पेट्रोलियम जो एक मिक्सचर है डिफरेंट लिक्विड्स का, इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट करने के लिए जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है उसके हिसाब से ही इसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिफरेंशिएट किया जाता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल. कि कोल की बेस्ट टाइप्स कौन सी है? ये कोल की डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंड पीट. ठीक है, हमारा आंसर है एंथ्रासाइट इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल. इट इज आल्सो नोन एज एंथ्रासाइट कोल. इट हैज द हाईएस्ट कार्बन कंपोनेंट and generally has the highest heating value of all the ranks of coal. If we talk about the worldwide total coal reserves, then this type of coal is present only 1% of the world's total coal reserves. In other words, it is present in a very small portion of the overall coal industry. कि एंथ्रासाइट कोल की जो टाइप है ये बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, क्योंकि इसकी हीटिंग वैल्यू जो है बाकी दूसरे कोल की टाइप से ज्यादा है, क्योंकि इसमें कार्बन का कंपोनेंट ज्यादा होता है. इसको हार्ड कोल के नाम से जाना जाता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक आवर कोर्स, प्लीज स्पेयर सम टाइम टू गिव ए स्टार रेटिंग टू आवर कोर्स. थैंक्स.